एंडोमेट्रियोसिस से डरने की जरूरत है? कोई भी बीमारी से तो डरना चाहिए। आजकल के रिसर्च में तो ब्रेन सेल्स, लंग्स, इनफैक्ट स्किन में भी एंडोमेट्रियोसिस पाया गया है। सेक्सुअल लाइफ में भी इसका इफेक्ट हो सकता है। मैम, डायग्नोज करने के लिए बेटर टेस्ट कौन सा होता है? पेट में 3 होल बनाया जाता है, एक से डॉक्टर कैमरा घुसाते हैं और बाकी से उनका इक्विपमेंट्स रहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम 100% पिक्चर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो क्या उसको फर्टिलिटी टाइम पे भी प्रॉब्लम होता है? दिक्कत हो सकती है। आप एक फीमेल बॉडी को देखोगे ना, सारे प्रॉब्लम्स जनरली यूट्रस एरिया से ही शुरू होता है। चाहे वो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो सेक्सुअल इश्यूज हो, चाहे वो मेनोपॉज हो, सारे प्रॉब्लम्स ना पेल्विक एरिया से ही शुरू होता है। अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो रखा है तो सर्जरी ही एक ऑप्शन है या? एक सर्जरी करने से ये प्रॉब्लम जाएगा नहीं। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 3 से 4 बार सर्जरी करवाया है। सर्जरी इज़ नॉट द सोल्यूशन, बट येस इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस इफ रिक्वायर्ड। पीरियड इम्बैलेंस एंडोमेट्रियोसिस का ही मात्र एक सिम्टम्स है? पीरियड इरेगुलर होना कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स, बट नॉट रियली कि ये ही एक सिम्टम है। आफ्टर प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियोसिस का जो सिम्टम्स है कुछ टाइम के लिए रुक जाता है? यस, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, 9 मंथ्स के लिए। पीरियड इज अ टेम्पररी रिलीफ, लाइक सर्जरी इज ऑल्सो अ टेम्पररी रिलीफ। आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है? बहुत कम। IVF इज नॉट फॉर एंडोमेट्रोसिस। तो लोग तो आके बोलते हैं कि मेरा ना ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? IVF ट्रीटमेंट चल रहा है। भाई IVF कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो लड़कियां अभी IVF करवा रही है, 20 साल बाद, 30 साल बाद जाकर उनके हेल्थ के साथ क्या होने वाला है, हमारे पास कोई केस स्टडी नहीं है। तो जितने भी डॉक्टर्स के पास मैं जा रही थी, सब मुझे बोल रहे थे शादी कर लो, बच्चा कर लो, यूट्रस निकाल दो। अब मेरा यूट्रस थोड़ी ना सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है। हर लड़की पीरियड पेन फील करती है, बट क्या हर पेन नॉर्मल होता है? सोचो, एक ऐसा पेन जो आपको बेड से उठने नहीं देता, डॉक्टर्स बोलते हैं नॉर्मल है, और हर लड़की सालों तक सफ़र करती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंडीशन के बारे में जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम बात होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और पशु टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सोमिया बिस्वास, जो खुद एंडोमेट्रियोसिस से रिकवर कर चुकी हैं और अब सी हील्स के थ्रू लोगों को अवेयर कर रही हैं। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हाय प्रशांत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, आपको कब पता चला कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है? इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू नो। मैंने ऑफिशियल डायग्नोसिस तो 2019 में हुआ था, बट तब मैं 27 की थी। बट मुझे ना, मेरा जो मिड 20s था, मतलब 24-25 के टाइम में, उस टाइम से मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। ओके। मतलब मान लो कि मैं थक रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं बहुत एक्टिव थी, अभी भी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बट जो एनर्जी मुझे पहले रहता था वो एनर्जी बाद में नहीं रहता था। उस टाइम पे मैं इंडिया से बाहर रहती थी, तो मैं पढ़ाई भी करती थी, ट्रैवल भी करती थी, पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मतलब यू अंडरस्टैंड राइट, मतलब एक इंसान कितना कुछ कर ले, राइट? तो मैं करती थी सब कुछ एंड बहुत फ्लॉलेसली करती थी। फिर धीरे क्या हुआ कि एक टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है। बट मुझे लगा कि मे बी आई एम एजिंग, सो दैट इज़ द रीज़न। और मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। वेट बढ़ने लगा, ऑलमोस्ट 20 kgs वेट आपने गेन हुआ है डायग्नोस मुझे। कराया तो आप इंडिया में थी? तब मैं इंडिया में थी, क्योंकि मैं वापस आ गई थी 2017 में और मुझे डायग्नोसिस हुआ 2019 में। तो ऑब्वियसली आई केम बैक बाय दैट टाइम। या मे बी अगर जब मैं वहाँ पे भी थी तब चेक करवा लेती तो शायद कुछ हो जाता, बट मैंने उतना सीरियसली ले ही नहीं रहा था। मैम, हर लड़की पीरियड पेन को नॉर्मल समझ लेती है। नॉर्मल पेन और डेंजरस पेन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेन कैसे नॉर्मल हो सकती है? ये हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि पीरियड मतलब पेन होगा, उसको थोड़ा सा सह लो। बट आपकी बॉडी ना बहुत इंटेलिजेंट है। आपकी बॉडी अगर कुछ दिक्कत अंदर हो रही है, आपकी बॉडी उसको आपको किसी एक तरीके से बोलना चाहती है, करेक्ट, कि कुछ प्रॉब्लम है, उसको संभाल लो। तो पेन इज दैट इंडिकेटर दैट बॉडी इज गिविंग यू। उसको नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर पेन हो रहा है, प्लीज़ गो गेट इट चेक्ड सो दैट यू कैन नो क्या प्रॉब्लम है। अब आता है कि नॉर्मल पीरियड के टाइम पे जनरली जो शेडिंग होता है, इट्स द ब्लड शेडिंग फ्रॉम योर यूट्रस। अगर आपकी यूट्रस में कोई दिक्कत है या फिर यूटेरियन सिस्टम में कोई दिक्कत है,
तब वो शेडिंग ना प्रॉपरली नहीं हो पाती है, या फिर जो क्लॉट माने जब ब्लड फ्री फ्लो में नहीं निकल पाता है और वो क्लॉट बन जाता है, तब वो निकलने में दिक्कत की वजह से आपको पेन हो सकता है. Maybe if you are saying it, that is a less thing to worry. But जब एक cyst बनता है तो क्या होता है कि वो इधर आपके नर्व को टच कर रहा है, या फिर कोई लिगामेंट को पुल कर रहा है, या फिर किसी और ऑर्गन को टच कर रहा है, तब जाके वो पेन बहुत मैसिव हो जाता है. एंड डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग टू वरी. तो मेरी मानो तो कोई नॉर्मल पेन बोल के कुछ होता नहीं है. पेन इज़ नॉट नॉर्मल. एंडोमेट्रोसिस का सिम्टम्स क्या होता है, इसका अलर्ट्स कैसे मिलता है बॉडी को? ये ना आपके लिए जो प्रॉब्लम होगा वो मेरे लिए नहीं भी हो सकता है, तो सिम्टम्स को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते. ओके. ठीक है. बट मेजरली बहुत ज़्यादा पेन होना, फटीग फील होना, लेजीनेस, फटीग आना, वेट बढ़ना जो कि मेरे साथ हुआ है, फिर आपकी मतलब एपेटाइट खराब हो रहा है, आपको नींद ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर आपकी बाल झड़ रहे हैं, ये सब कुछ आपका एंडोमेट्रोसिस के सिम्टम्स हो सकता है. इसके साथ थोड़ा और डीप में मैं जाऊँ तो सेक्सुअल लाइफ में भी इसका इफेक्ट हो सकता है. मतलब आपका लिबिडो कम हो जाना, आपका इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होना, ये सब भी एंडोमेट्रोसिस के ही डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं. एंडोमेट्रोसिस से डरने की ज़रूरत है? कोई भी बीमारी से तो डरना चाहिए. अगर डरोगे तो सॉल्यूशन निकालोगे. एंडोमेट्रोसिस इज क्रॉनिक डिजीज. इसको टाइम से ठीक नहीं किया जाए वो आपके बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है. ओके. तो इसके लिए ये सिर्फ यूट्रस में लिमिटेड नहीं रहता है, ये आपके इंटेस्टाइन, आपके आजकल के रिसर्च में तो ब्रेन सेल्स, लंग्स, इनफैक्ट स्किन में भी एंडोमेट्रोसिस पाया गया है. तो इसके जो रूट कॉजेस है उसको ढूंढ के इसको हील करना बहुत ज़रूरी है. इस बीमारी को डायग्नोज करने में इतना लेट क्यों लग जाता है वही ना लोगों को? आपने बोला ना, पेन इज़ नॉर्मल. ओके. लोग पेन को नॉर्मल समझ लेते हैं एंड देन अपनी बीमारी को चेक नहीं करवाते हैं. ओके. और इंडिया में अवेयरनेस तो इतनी कम है, तो इसीलिए बॉडी सिग्नल्स देती रहती है. ऐसा नहीं है कि बॉडी सिग्नल आपको नहीं दे रही है, बट आप उसको नॉर्मल समझ रहे हो एंड डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या फिर चेक नहीं करवा रहे हो. दैट इज़ द रीज़न आपको इसको डायग्नोस करने में बहुत टाइम लग जाता है. दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 2 इज़ दैट कि अभी भी हमारे देश में बहुत प्रॉपर डायग्नोसिस की जो, देखो डायग्नोसिस कौन करता है, रेडियोलॉजिस्ट वगैरह डायग्नोसिस करते हैं, राइट. तो उनको भी एंडो मैंने वही ना, मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, नॉट ऑल रेडियोलॉजिस्ट आर एंडोमेट्रोसिस स्पेशलिस्ट. जी. तो सबको तो वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है ना कि एक एंडोमेट्रोसिस स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट ही मुझे मिले. तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी हद तक डिले होता रहता है इवन इफ यू आर चेकिंग. एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि लोगों को ना समझ में नहीं आता. जैसे मुझे भी बोला गया था चॉकलेट सिस्ट है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड समझ में नहीं आया कि चॉकलेट सिस्ट एक्चुअली होता क्या है. चॉकलेट सिस्ट से मुझे बाद में जाके क्या प्रॉब्लम हो सकता है. तो इवन इफ प्रोबेबली यू आर गेटिंग टू नो अबाउट इट बट यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट कि इसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है. एज अ होल ये 3-4 स्टेप्स जो भी मैंने बोला, सब कुछ मिला के वी कॉल इट अनडायग्नोस्ड, राइट. तो इसीलिए प्रॉपरली समझ में आने में समय लग जाता है, एंड जितना समय लगता जाता है उतना वो प्रॉब्लम गहरा हो जाता है. आपने बताया कि फैमिली भी कहती है कि नॉर्मल पेन है. इंसान डॉक्टर्स के पास जा रहा है, डॉक्टर्स भी बोलता है कि पेन नॉर्मल है. डायग्नोज करने में उसको क्या प्रॉब्लम होती है? ऑफ कोर्स डॉक्टर चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर आपको मैंने बिना मतलब के थोड़ी ना बोल देंगे कि नहीं मैंने डायग्नोस मैं नहीं करना चाहता. द प्रॉब्लम इज दैट कि अवेयरनेस सबके लिए नहीं है. मतलब उनको भी शायद ये पता नहीं है कि ये पेन हो रहा है. जो मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, नॉट ऑल इंजीनियर्स आर एआई एक्सपर्ट्स, राइट. तो सिमिलरली नॉट ऑल डॉक्टर्स आर एंडोमेट्रोसिस एक्सपर्ट्स. ऑल्सो एंडोमेट्रोसिस एक बहुत न्यू एज बीमारी है. मतलब लास्ट मे बी 10-15 ईयर्स में इसका बहुत ज़्यादा दिखा गया. मैं तो बोल रही हूँ आपको कि 2019 में भी उसको चॉकलेट सिस्ट बोला गया. एंडोमेट्रोसिस टर्म ही मैंने नहीं सुना है. तो डॉक्टर्स भी जो थोड़े पुराने
डॉक्टर्स है, मे बी दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर राइट नाउ। आई एम श्योर कि एवरीबडी नोज बिकॉज टू मच टॉकिंग इज हैपनिंग अबाउट दैट। बट आज से 5 साल पहले 6 साल पहले भी इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज सबके पास नहीं था। सो इट वॉज नोन एज अ चॉकलेट सिस्ट और अ सिंपल सिस्ट। सो उसलिए डॉक्टर्स शायद बोलते थे कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है। बट ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं बोलना चाहते हैं, डेफिनेटली वो बोलना चाहते हैं, बट वो अवेयरनेस शायद सबके लिए सेम नहीं था। मुझे बताया कि आपको प्रॉब्लम फील होता था बट आपने डायग्नोस नहीं कराया। आपने जब डायग्नोस कराया तो आपको कितने टाइम में पता चला कि मुझे एंडोमेट्रोसिस है? मैंने आपको बोला ना कि मैं पहले एक्चुअली एक डॉक्टर के पास गई थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे जो सिम्टम्स लग रहे हैं मुझे, वो थायराइड के सिम्टम्स लग रहे हैं, ओके। एक बार चेक कर लो। तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, ओनली ब्लड टेस्ट आया, थायराइड आया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला फिर कि देखो अभी तुम्हारी एज काफ़ी कम है, आई डोंट वांट यू टू पुट यू ऑन मेडिसिन। तुम ट्राई कर लो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। अगर ठीक हो जाता है 6 महीना 1 साल में तो हम लोग मेडिसिन नहीं शुरू करेंगे, अगर नहीं होता तो हम लोग मेडिसिन शुरू कर सकते हो। दैट वाज अ ग्रेट एडवाइस बाय द डॉक्टर। बट आफ्टर 6 मंथ्स मैंने जब वो कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप करवाया तो उसमें मेरा चॉकलेट सिस्ट आया। ठीक है, चॉकलेट सिस्ट क्या होता है? चॉकलेट सिस्ट इज बेसिकली, देखो सिस्ट इज व्हाट, एक ब्लड जमा होते होते एक सैक फुल ऑफ ब्लड टाइप का बन जाता है। ओके। वो देखने में चॉकलेट जैसा होता है ना, ब्लैक कलर का ओके। या फिर डार्क रेड कलर का, तो इसीलिए उसको चॉकलेट सिस्ट बोला जाता है। इन टुडेज टर्म इट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो, मान लो कि ये मेरा हाथ है, ये यूट्रस का लाइनिंग है, यहाँ का हमारा सर्विक्स होता है, वजाइना। तो हर टाइम जब आपको पीरियड्स हो रहा है, आपका जो इनर लेयर है वहाँ से एक लेयर निकल के एज पीरियड ब्लड आपकी बॉडी से निकल जाता है। ये बहुत नॉर्मल सिस्टम है, जी। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स, सबको होता है। बट हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये जो लेयर है यूट्रस का वो कंफ्यूज हो जाता है। उसका काम है अंदर की तरफ शेड करना बिकॉज सर्विक्स इधर है, बट वो क्या कर रहा है कि वो बाहर की तरफ भी शेडिंग कर रहा है। तो इधर तो कोई सर्विक्स लाइक चैनल या फिर कोई एक्टिव ब्लड वेसल है नहीं, जी। तो वो ब्लड जो निकल रहा है इधर से भी वो कहाँ जाएगा? ओके। तब वो आपकी बॉडी में लेयर बाय लेयर जमा होता रहता है, या तो फिर एक सिस्ट की तरह बन जाता है। और सिस्ट एक ब्लड फुल ऑफ, मैंने सैक फुल ऑफ ब्लड की तरह हो रहा है, उस देखने में चॉकलेट की तरह होता है, तो हम लोग उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। एंडोमेट्रोसिस क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये जो यूट्रेन का लेयर है, यूट्रस का लेयर है, उसको एंडोमेट्रियम लेयर बोला जाता है। तो एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर जो सिस्ट बन रहा है उसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बोल रहे हैं। जो टीयर 3 टीयर 4 सिटी के लोग हैं, कम एज में भी लड़कियों को काफ़ी पेन होता ऑफ है, कोर्स, तो उनको कौन सा सिम्टम्स दिखे तो उनको जाना चाहिए डॉक्टर्स के पास और उसका टेस्ट करवाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि कोई भी सिम्टम्स दिख जाए, मतलब मेरी जो यंगेस्ट क्लाइंट है वो हम्म। 18 ईयर्स की है। तो आजकल मेरी खुद की कज़न सिस्टर, वो उसको पीसीओडी है, शी इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। तो द थिंग इज़ दैट कि आज के डेट एंड टाइम में ना बीमारी इतनी ज़्यादा जल्दी माने अफेक्ट कर रही है लड़कियों को, स्पेसिफिकली जो माने जब मेंस्ट्रुएशन चालू हो रहा है तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। तो अगर उनको पेन हो रहा है, अगर उनको मान लो कि टायर्डनेस फील हो रहा है, अगर उनकी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ भी सिम्टम्स हो, मुझे लगता है कि जाना चाहिए। बिकॉज पीरियड टॉक, आज देखो आप और मैं सामने बैठ के इतना ओपनली पीरियड के जी। बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ऐसा कब होता था? हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब तो नहीं होता था नहीं बिल्कुल होता भी। था, राइट? आई थिंक ये कोई छुपाने की बात ही नहीं है, इसके बारे में खुल के बात होनी चाहिए। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम में इसको इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जितना लोगों को पता चले उतना अवेयरनेस बढ़े। बिकॉज बड़े शहर में तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है तो लोगों को पता है। मैं खुद एक छोटी टाउन से बिलोंग करती हूँ, मतलब उनको बड़े सिटी शायद टीयर 3 टीयर 4 सिटी में लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत बात भी कर लेते हैं। कर जब आप लेते हैं, टीयर 4 सिटी में जाएंगी तो आपको वहाँ पे कोई इसके बारे में बात करने, बात ही नहीं इनफैक्ट करेंगे। सैनिटरी पैड खरीदने के लिए लोग जाते हैं तो छुप करेक्ट, छुप के जाते छुप हैं। छुप के जाता है, राइट? तो वही है कि आज के डेट एंड टाइम में एटलीस्ट लोग बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू जेन जी। दे हैव नॉर्मलाइज्ड
अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे जनरेशन में नहीं था। जी। तो मुझे लगता है कि जितनी बात होगी उतनी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी जल्दी लोगों को पता चलेगा एंड लोग जाके थोड़ा सा केयर करेंगे। एक चीज़ आपने नोटिस किया, आप किसी भी रिश्तेदार के घर जाते हो या फिर कोई भी फ्रेंड को आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है अरे तू तो मोटा हो गया है या फिर तू तो पतला हो गया है। जी। होता है ना, लड़कों के साथ भी ये चीज़ होता है, लड़का लड़की सबके पास। दिन भर घर में ही सोए रहते हो क्या? हाँ, मतलब जब आपको नोटिस हो रहा है कि इसके फिजिकल चेंज कुछ आया है, उसको ताने मारने की जगह पे थोड़ा अवेयर कर दो। ये तो सबका सालों से सदियों से होता आ रहा है ना कि जब जी। भी हम लोग किसी के भी पास बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन द पर्सन विल से इज दैट कि ईदर यू हैव गॉन लीन और यू हैव गेन्ड वेट, राइट? जी। तो भाई थोड़ा सा लॉजिकली बात कर लो। जब नोटिस कर रहे हो, नोटिस तो आप कर रहे हो, राइट? सो यही सब छोटी 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 चीज़ें हैं। इसके लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ों को ही अगर हम लोग थोड़ा सा खुले दिमाग से देखें, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चेंज हो सकती है। मैम, डायग्नोज करने के लिए बेटर टेस्ट कौन सा होता है? देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिस इज लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि आपके पेट में 3 होल बनाया जाता है, एक से डॉक्टर कैमरा घुसाते हैं और बाकी से उनका इक्विपमेंट्स रहता है। अनलेस एंड अनटिल एक डॉक्टर आपके पेट के अंदर जाके देख रहा है कि क्या सिचुएशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम 100% पिक्चर मिलना बहुत मुश्किल है। जी। But that is also a surgery, right? You may or may not want to go for that kind of a diagnosis. So the next best thing is a contrast MRI और a normal MRI, जिसमें लेयर बाय लेयर आपके बॉडी में क्या चल रहा है अंदर हम लोग देख रहे हैं। उसके भी बाद में आता है TVS, ट्रांसवजाइनल स्कैन, एंड लास्ट में मैं बोल सकती हूँ कि USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें से कोई भी आप करवा लो, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। प्लस ये हो गया आपके स्कैन्स। बाकी आप अगर कुछ, क्या होता है कि जब एंडोमेट्रोसिस होता है तो हमारी बॉडी में ना इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाता है। तो देर आर सम टेस्ट्स लाइक CA-125, CRP एक्सेट्रा। वो सब टेस्ट भी आप अगर आप कराओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। काफ़ी हद तक एक पता चलता है। अगर किसी को एंडोमेट्रोसिस है तो क्या उसको फर्टिलिटी टाइम पे भी प्रॉब्लम होता है? दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखो फर्टिलिटी का क्या है, एंडोमेट्रोसिस सिर्फ यूट्रस में तो लिमिटेड नहीं रहता है, बट आप एक फीमेल बॉडी को देखोगे ना, सारे प्रॉब्लम्स जनरली यूट्रस एरिया से ही शुरू होता है, पेल्विक एरिया से ही शुरू होता है। अच्छे से सोच के देखो, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो सिस्टिक इश्यूज हो, चाहे वो सेक्सुअल इश्यूज हो, चाहे वो मेनोपॉज हो, सारे प्रॉब्लम्स ना पेल्विक एरिया से ही शुरू होता है, ठीक है? जी। मोस्टली मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग कि सब, मोस्टली होता है। तो पेल्विक एरिया में ही तो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे हैं ना। तो आपका अगर एक सिस्ट, मतलब आपका जो यूट्रस है, उसके ऊपर पे लेयर पे हम लोग एंडोमेट्रोसिस का जो बात कर रहे हैं, तो वो या तो फिर यूट्रस लेयर को बहुत थिक कर रहा है, या तो फिर जो सिस्ट बन रहा है, पेट तो खाली ऑर्गन तो नहीं है, पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स और भी है, राइट? मतलब पेट, टोटल पेट में पैनक्रियास है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है। तो मान लो एक बड़ा सा सिस्ट बन रहा है, वो क्या करेगा? यूट्रस को तो दबाएगा ना। तो जब आपका इम्प्लांटेशन, मैंने एक फीटस बन के वो प्रेगनेंसी में इम्प्लांट होना चाहता है, जी। जो यूट्रस का लेयर अच्छा नहीं है या फिर कैविटी नहीं है, वो उसमें इम्प्लांट होगा कैसे? कि तो इसलिए डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस हमारे जो एग्स है फीमेल बॉडी में, वो रहता है ओवरीज में, और वो हमारे फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके हमारे यूट्रस एरिया में आके फर्टिलाइज होने की कोशिश करता है। कभी कभी क्या होता है कि वो ट्यूब्स भी ब्लॉक हो जाता है, ओके। जिस जिस कंडीशन को हम लोग हाइड्रोसल्फिंग्स बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। तो उसमें भी हमें प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि एंडोमेट्रोसिस है बोल के आपको इनफर्टिलिटी होगा ही होगा, बट एंडोमेट्रोसिस में अगर आप टेक केयर नहीं करोगे तो आपको ये सारे चीज़ ठीक से नहीं होगा, तो आपका इम्प्लांटेशन एंड जो भी माने जो भी प्रोसेस है उसमें दिक्कत हो सकती है, जिसको हम लोग इन जनरल बोलते हैं कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम है। अगर किसी को एंडोमेट्रोसिस हो रखा है तो इसका क्या ऑप्शन है? बस सर्जरी ही एक ऑप्शन है या कि कोई और सर्च भी किया जा सकता है? तो देखो,
क्या होता है कि एंडोमेट्रोसिस बहुत तरीके से हो सकता है, मतलब एंडोमेट्रोसिस जस्ट एक सिस्ट की तरह बन गया, बट वो मोबाइल है, मतलब वो किसी ऑर्गन के साथ चिपका नहीं है अभी तक, ठीक है जी। ना। इन दो सिचुएशंस आप धीरे धीरे मैनेज करके, अगर आप रूट कॉज को काइंड ऑफ फाइंड आउट कर लेते हो, ईस्ट्रोजन हार्मोन को माने रिड्यूस कर लेते हो, तो वो सिचुएशन में आप सर्जरी के बिना भी काइंड ऑफ सर्वाइव कर सकते हो, जो मेरा सिचुएशन था। मेरा सिस्ट काफ़ी बड़ा था, बट वो सिस्ट किसी चीज़ के साथ चिपका नहीं था। बट अगर आपका सिस्ट, क्योंकि वो देखो ब्लड तो एक स्टिकी थिंग है ना, जी। तो जब यूट्रस के ऊपर वाले लेयर में वो बन रहा है, वो जो पूरा चीज़ बन रहा है, तो वो आसपास के ऑर्गन्स को भी हाँ। चिपका रहता है ना। तो ये जो चीज़ है, इसको हम लोग एडहीशन बोलते हैं। तो मान लो कि दो ऑर्गन्स चिपक गया है, लाइक ब्लैडर हो गया, बाउल हो गया, ये बहुत कॉमन है, चिपक जाता है। उस टाइम पे तो सर्जरी के बिना कोई ऑप्शन नहीं रहता है इसको ये करने के लिए। बट एक सर्जरी करने से ये प्रॉब्लम जाएगा नहीं। मेरे पास ऐसे भी जी। क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 3 से 4 बार सर्जरी करवाया है, उसके बाद भी सिस्ट वापस आया है, बिकॉज आप रूट कॉज हीलिंग नहीं कर रहे हो। तो सर्जरी के प्री एंड पोस्ट केयर बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके इन्फ्लेमेशन को कम करना, आपके ईस्ट्रोजन लेवल को कम करना, आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को हाई करना बहुत ज़रूरी है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, सर्जरी इज़ नॉट द सोल्यूशन, बट येस इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस इफ़ रिक्वायर्ड। जैसे मैंने अभी तक सर्जरी नहीं करवाया है, ओके। मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं हुआ है, बट किसी और को शायद ज़रूरत है, बहुत कम स्टेज में ज़रूर, मैंने अर्ली स्टेज में ही ज़रूरत है। अगर किसी को सर्जरी कराना, जैसे आपने बताया कि प्री क्योर और पास्ट क्योर को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, प्री क्योर में क्या क्या करना चाहिए उसे? मान लो कि आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुका है एंडोमेट्रोसिस की वजह से, मतलब कोई ऑर्गन चिपक गया है, या फिर कोई मसल को पुल कर रहा है, लिगामेंट को पुल कर रहा है, कोई भी सिचुएशन हो रहा है ना, डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब कर दिया है कि आपको जाना ही है सर्जरी के लिए। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस करके अपने पेल्विक मसल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करो, एंड आपकी जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, आपके खाना पीना सब कुछ को लेके इन्फ्लेमेशन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो, बिकॉज सर्जरी के इमीडिएट बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन बहुत हाई रह जाएगा, वो क्या होगा कि वो सर्जरी के बाद में आपकी हीलिंग टाइम को बहुत लंबा कर देगा। ओके। तो दैट इज़ द रीज़न प्री सर्जरी थोड़ा सा अगर आप अपने प्री केयर में ध्यान दे दोगे, आपका हीलिंग टाइम काफ़ी कम हो सकता है, एंड आपका हीलिंग बहुत बेटर तरीके से हो सकता है। और पोस्ट सर्जरी में उसको क्या क्या? पोस्ट सर्जरी में तो देखो, इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी यू कैन स्टार्ट विद द डाइट एटलीस्ट, ओके। एंड मेंटल हेल्थ, बिकॉज आप अगर स्ट्रेस में हो, आपके हॉर्मोन्स बहुत बिगड़ता रहता है, तो स्ट्रेस वगैरह पहले से ही मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एंड आज के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस इज़ अ वेरी माने इनएविटेबल पार्ट, जो कि आपके हार्मोन्स को बहुत इफेक्ट करता है। तो आपको प्री सर्जरी ही थोड़ा सा स्ट्रेस को ध्यान देना है, और पोस्ट सर्जरी उसको कंटिन्यू करना है। प्लस आपका लाइफस्टाइल, आप कितने बजे सोने जा रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, पूरा दिन आप एक्टिव रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो। मतलब आफ्टर द सर्जरी तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उछल कूदी कर सकते हो, नॉट लाइक दैट, बट मिनिमम थोड़ा चलना फिरना, हर बार मील्स के बाद, मतलब लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा चलना, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। तो छोटी छोटी चीज़ें, एंड 6 वीक्स आफ्टर द सर्जरी यू कैन स्टार्ट विथ सिंपल वर्कआउट, वॉक्स एंड एवरीथिंग। धीरे धीरे आप बिल्डअप करके अपने आप को मैनेज कर सकते हो। आजकल के टाइम में पीरियड इम्बैलेंस होना बहुत नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। पीरियड इम्बैलेंस एंडोमेट्रोसिस का ही मात्र एक सिम्टम्स है या और भी रीजंस है? नहीं, मेरा पीरियड्स एकदम रेगुलर था, ये एकदम 28 डेज में आ जाता था, कभी मुझे पता ही नहीं चला। वही चीज़ मैं आपको पहले जो बता रही थी। तो पीरियड इरेगुलर होना कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स, बट नॉट रियली कि यही एक सिम्टम है। हो ही सकता है कि आपको एंडोमेट्रोसिस का स्टेज, बहुत एडवांस स्टेज पे आपका एंडोमेट्रोसिस है, बट आपको पीरियड रेगुलर हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो इट इज़ नॉट द ओनली थिंग टू नो अबाउट एंडोमेट्रोसिस। केवल पेन ही एक ऑप्शन है जिसकी वजह से लोगों को जा करके टेस्ट करवाना चाहिए? देखो, आज जो सिचुएशन है ना, आपको अगर कोई सिम्टम्स ना भी हो, साल में एक बार करके चेक करवाना अच्छी बात है। ठीक है, फुल बॉडी चेकअप करवा लो एक बार करके, बिकॉज हम लोग इतने एक ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, प्लास्टिक एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, खाने पीने में इतना ज़्यादा मिलावट है कि
हम लोगों का हेल्थ ना चाहते हुए भी खराब हो रहा है, नॉट ओनली ऑफ गर्ल्स बट ऑल्सो ऑफ बॉयज। सो इसीलिए एंड जंक फूड इतना ज़्यादा हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम लोगों को कुछ सिम्टम्स ना भी हो तो एक बार करके जाके लड़का लड़की कोई भी हो चेक करवाना ज़रूरी है। बट अगर आपको लग रहा है कि वही मैंने बोला ना कि कुछ भी लेजीनेस आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारे फेशियल हेयर ज़्यादा हो रहा जी। है, जो भी मैंने कोई भी दिक्कत हो, वज़न बढ़ रहा है, वज़न घट रहा है बहुत रैपिडली, जाके चेक करवाना ज़रूरी है। और पीरियड अगर इरेगुलर हो रहा है, पेन ज़्यादा हो रहा है तो ज़रूर जाओ, कर लो। एंडोमेट्रोसिस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है मैम? डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो क्या आफ्टर प्रेगनेंसी एंडोमेट्रोसिस का जो सिम्टम्स है कुछ टाइम के लिए रुक जाता है? यस, बिकॉज क्या होता है, जनरली ईस्ट्रोजन हार्मोन इज द हार्मोन विच अफेक्ट्स द एंटायर थिंग, जिसके बढ़ने की वजह से ये इशू बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ईस्ट्रोजन इज़ द ओनली रीज़न, बट ईस्ट्रोजन इज़ द वन ऑफ द मेजर रीजंस। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता हो है, जाता है। 9 मंथ्स के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में एक एक्टिव सिस्ट है, वो धीरे 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 वो 9 मंथ तक श्रिंक होता रहेगा, इनएक्टिव बन रहा है ना वो, बिकॉज उसको हर महीने तो वो पीरियड का सिस्टम नहीं हो रहा है। बट अगर आप टेक केयर नहीं करोगे, प्रेगनेंसी के बाद फिर से आ सकता है। मेरी अभी हाल ही में एक लेडी से बात हुई है, उनकी 3 बच्चे, दैट मीन्स शी गॉट प्रेग्नेंट थ्राइस, उसके बाद भी उनको इतना ज़्यादा एंडोमेट्रोसिस का प्रॉब्लम है। तो पीरियड इज़ नॉट द सोल्यूशन, पीरियड इज़ अ टेम्पररी रिलीफ, लाइक सर्जरी इज़ ऑल्सो अ टेम्पररी रिलीफ। उनको कैसे पता चला कि उनको एंडोमेट्रोसिस है? पेन, बहुत पेन। ज़्यादा पेन की वजह से उनको पता चला। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अर्ली बच्चा कर लेना चाहिए, जी। ठीक है ना। तो देखो, उन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, शी वॉज आई थिंक 31 32, नॉट मोर देन दैट, एंड शी हैज़ 3 बेबीज। ओके। तो 20s में ही उनके 3 बच्चे हो गए हैं। उससे अर्लियर आप क्या ही करोगे, बट उसके बाद भी आपको एंडो हो रहा है। तो इसका ना कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप शादी कर लो, बच्चा कर लो, यूट्रस निकाल दो, या फिर प्रेगनेंसी में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर एक सर्जरी कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बेंगलोर जैसे शहर में रहने के बाद भी आपको डायग्नोस होने में इतना टाइम क्यों लगा? वही मैंने बोला ना, इंडिया में अवेयरनेस इतना कम है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो है वो वेल इक्विप नहीं है। एंड मैंने बोला ना कि इग्नोर किया मैंने पेन को, मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही थी। ओके। एंड जब डायग्नोसिस हुआ भी, वो भी तो एंडोमेट्रोसिस के नाम से नहीं हुआ ना, बोला कि चॉकलेट सिस्ट है, तो मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर ही कर दिया, कैजुअली ले लिया। तो मुझे 2019 में डायग्नोसिस होने के बावजूद भी मैंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। मैंने एक्शन लेना चालू किया 2021 के बाद से, जब मुझे और भी हेल्थ इश्यूज होने लगे। इंडिया में तुम बड़े शहर में हो कि छोटे शहर में हो इज़ नॉट द क्वेश्चन, the overall awareness is very very less, and the entire system, the ecosystem of endometriosis, because डॉक्टर तो बाद में आते हैं, पहले डायग्नोसिस होता है एक डायग्नोस्टिक सेंटर में जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट्स होते हैं, उनको भी तो प्रॉपरली पता नहीं है कि कैसे उसको रीड करके क्या रिपोर्ट में प्रॉपरली लिखे। नॉट ऑल रेडियोलॉजिस्ट्स आर अवेयर ऑफ दैट, आई एम टेलिंग दिस विद अ लॉट ऑफ ड्यू रेस्पेक्ट, बट दिस इज द सिचुएशन। सो इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया। पीसीओएस या थायराइड्स में एंडोमेट्रोसिस का कोई लिंक है? यस, बिकॉज ये सब कुछ देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं। थायराइड इज वन हार्मोन, ईस्ट्रोजन इज वन हार्मोन, कॉर्टिजोल इज वन हार्मोन, कॉर्टिसोल इज बेसिकली द स्ट्रेस हार्मोन। बॉडी तो एक ही यूनिट है ना, तो क्या होता है कि एक हार्मोन अगर बिगड़ता है ना, वो बाकी हार्मोन्स को भी धीरे 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 बिगाड़ने लगता है। पीसीओएस बेसिकली हैपेंस बिकॉज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। थायराइड इज इटसेल्फ इज अ हार्मोन। तो क्या होता है कि देखो, ये सारे ना लाइफस्टाइल डिजीजेस है। तो आपका लाइफस्टाइल अगर खराब है, वो जाके एक बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा जो सबसे वीक है। मान लो कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत खराब है, मैं जो भी कर रही हूँ मैं लाइफस्टाइल खराब होने के लिए, वो जाके मेरे थायराइड को सबसे पहले अफेक्ट कर रहा है। अब थायराइड एक बार मुझे हो गया तो वो धीरे धीरे बाकी हॉर्मोन्स को भी जकड़ने लगेगा, एंड वो जो इम्बैलेंस चल रहा है वो भी बाद में जाके और चीज़ों को खराब करता रहेगा। तो डेफिनेटली chances are very high कि if you have PCOS or thyroid, it may convert into some other things. So definitely है।
एंडोमेट्रोसिस में आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है? बहुत कम। एंड आईवीएफ इज नॉट फॉर एंडोमेट्रोसिस। मैं तो ये भी जान के हैरान हो जाती हूँ कि लोगों को मैं पूछती हूँ कि आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर जो भी चल रहा है। मतलब ऐसे लोग तो आके बोलते हैं कि मेरा ना ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है। भाई आईवीएफ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक प्रोसीड्योर है। इट्स अ प्रोसेस टू मेक यू इम्प्लांट योर फीटस टू योर यूट्रस। क्या होता है कि स्पर्म अलग से रिट्राइव किया जाता है, एग्स को अलग से रिट्राइव किया जाता है, उसको बाहर आपकी बॉडी से बाहर उसको फर्टिलाइज करके आपके बॉडी में उसको इम्प्लांट किया जाता है। तो इम्प्लांटेशन इज नथिंग। अगर आपका यूट्रस हेल्थ ठीक नहीं है, जो मैंने पहले आपको बताया, वो इम्प्लांट होगा कैसे? इम्प्लांटेशन इज ऑल अबाउट आपकी बॉडी को तो वो अडेप्ट करना पड़ेगा। आप जब नॉर्मली 1000 साल से लोगों ने नॉर्मली कंसीव किया है, करेक्ट? तो आप जब इंटरकोर्स करते हो तो आपका शायद छोटा मोटा कोई फीटस, मैंने टाइनी माइनी फीटस आर बीइंग मेड इन योर बॉडी। बट क्या है कि आपकी बॉडी में जो यूट्रस हेल्थ है अभी, वो खराब होने की वजह से वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। तो सोचो कि आपका अगर यूट्रस हेल्थ ठीक नहीं है, अगर यूट्रस उसको रिसीविंग मोड में नहीं है, आप आईवीएफ कर लो, कुछ भी कर लो, वो कैसे रिसीव करेगा? और आपका बॉडी में ऑलरेडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, उसके ऊपर आप और हार्मोनल इंजेक्शन लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, वो तो बाद में जाके आपको हेल्थ को और भी ज़्यादा खराब कर देगा। बिकॉज ये जो आईवीएफ का फिनोमेना है, मतलब इतना मैसिव रेट में आईवीएफ चल रहा है, ये लास्ट 5 से 10 साल की ही बात है। हमारे पास कोई केस स्टडी नहीं है प्रशांत। जो लड़कियां अभी आईवीएफ करवा रही है, 20 साल बाद, 30 साल बाद जाके उनके हेल्थ के साथ क्या होने वाला है, हमारे पास कोई केस स्टडी नहीं है। सो आईवीएफ इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस में आईवीएफ ज़रूरी है, ये भी सही नहीं है। आईवीएफ कैन बी डन और मे बी इज़ रिक्वायर्ड इन फ्यू केसेस, जब आपका ट्यूब पूरा ब्लॉकेज हो, आपके पार्टनर का मे बी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, एंड मे बी और आपका कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका बॉडी खुद से मैंने नहीं कर पा रहा है, मतलब फीटस को नहीं बना पा रहा है। उस टाइम्स में आईवीएफ इज़ ओके। बट आईवीएफ का सक्सेस होने में भी आपका हेल्थ को ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर इन अ वेरी गुड हेल्थ, देन द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ इज़ हाई। आपकी बॉडी में अगर एंडोमेट्रोसिस तरह की क्रॉनिक बीमारी है, आप उसमें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका आईवीएफ रेट हाई हो सकता है? दिस इज़ प्योरली बिजनेस। जिस बीमारी के बारे में लोग बात करने से भी डर रहे हैं, उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता बहुत है? ज़्यादा इम्पैक्ट है। वो ना चिकन पहले है कि अंडा पहले है, वो वाला सिचुएशन हो जाता है। आपका लाइफ में अगर स्ट्रेस है या फिर कुछ भी तरीके से आपका कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा, सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ अफेक्शन अगर है कहीं तरीके से, वो बेसिकली आपके स्ट्रेस हार्मोन को इंड्यूस कर देता है। और स्ट्रेस हार्मोन जब इंड्यूस हो जाता है, वो आपके बाकी हार्मोन्स को भी बिगाड़ने लगता है। तो क्या होता है कि कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन, वो जनरली पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स बाकी सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेस आई है, ऑटोमेटिकली वो आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा। एंड दैट, मैंने मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम लोग जब रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर एंडोमेट्रोसिस। वन ऑफ द मेजर रीजंस, आई एम नॉट सेइंग दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है? नाउ, जब आप इतने दिन तक एक क्रॉनिक डिजीज में रह रहे हो, आपकी बॉडी में अगर पेन कंटिन्यूअसली हो रहा है, वो तो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा ही, है ना? जी। उससे भी तो आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है, उससे भी तो आपका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है ना? एंड आप समझो कि आपके फैमिली में कोई नहीं समझ रहा है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बट आप दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन आपका वही पेन, वही प्रॉब्लम रह रहा है, तो वो तो आपको और ज़्यादा डिप्रेस्ड और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि चिकन पहले कि अंडा पहले, वो वाला सिचुएशन हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल की तरह चलता रहता है। तो स्ट्रेस या फिर मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम इज वेरी बैड फॉर एंडोमेट्रोसिस। खुद में ये लोग परेशान रहते हैं। खुद में ही लोग परेशान हो जाते हैं ना। तो आप समझो कि मान लो कि हम लोग एक फैमिली है, मुझे एंडोमेट्रोसिस है, आप समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को, क्योंकि मे बी आपकी भी गलती नहीं है, बिकॉज आपको तो कोई फ्रैक्चर या फिर कट दिख नहीं रहा है। हर महीने मैं कंप्लेन कर रही हूँ, अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप किस कितना देर तक समझ पाओगे ना? तो जनरली ये एक लूप में लोग फंस जाते हैं। आप इससे कैसे रिकवर खुद को किया आपने?
इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो मैंने जैसे बोला, मेरे डायग्नोसिस के बाद भी मैंने इसके ऊपर कुछ किया नहीं था। 2021 में मेरा ना एक लिगामेंट टूट गया था, राइट नी का एसीएल लिगामेंट टूट गया था, तो मुझे सर्जरी करना पड़ा था। तब मैं ऑलरेडी योगा वोगा करती थी, मेरा सर्टिफिकेशन वगैरह हो चुका था, तो आई वॉज इन अ गुड प्रैक्टिस। मैं एक ट्रैक पे गई थी, गिर गई थी और मेरा लिगामेंट टूट गया था। वो जब सर्जरी मुझे करना पड़ा ना, तब मेरा उसके जस्ट 1 महीने बाद मुझे कोविड हो गया। तो ओके। ये जो बैक टू बैक दो चीज़ हुआ, उसके बाद से मेरा हेल्थ डिटोरिएशन शुरू हुआ और मेरी जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। उस टाइम पे मैं जिस जॉब में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था वो। एंड ये सब कुछ मिला के, मतलब हेल्थ ठीक नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, मेरा ना पूरा सिचुएशन एग्रीवेट हो गया। एंड मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। जितने भी डॉक्टर्स के पास मैं जा रही थी, सब मुझे बोल रहे थे कि शादी कर लो, बच्चा कर लो, यूट्रस निकाल दो। अब मेरा यूट्रस थोड़ी ना सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है। यूट्रस मेरा बोन हेल्थ को ठीक रखता है, मेरा मसल हेल्थ को ठीक रखता है। मैं अगर तब मैं 30s की भी नहीं हुई थी, ओके। तो सोचो कि मैं 30 से पहले अगर मैं यूट्रस निकाल दूँ, या फिर मान लो कि मैं 30s में भी मैं आपका यूट्रस निकाल रही हूँ, जो बुढ़ापा मुझे 60-70s में आने वाला था, वो तो मेरा बहुत जल्दी आ जाएगा, बिकॉज मेरा बोन हेल्थ, मेरा मसल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। तो समहाउ ना आई वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट सजेशन दैट वाज बीइंग गिवन टू मी। तो तब मैं लोगों से बात करना शुरू किया। तब ऑनेस्टली प्रशांत, इंटरनेट पे कुछ नहीं आता था। ओके। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी काइंड ऑफ हेल्प मी एंड शी सेड कि तू होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर दे। और मैं ऑलरेडी योगा वोगा करती थी, बट मुझे ये समझ में आ चुका था कि सिर्फ योगा से ये नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट वन प्रॉब्लम, इट इज़ अ फुल बॉडी प्रॉब्लम। तो अगर मुझे इसको हील करना है, तो मुझे 4-5 चीज़ों को एक साथ करना पड़ेगा। तो मैंने धीरे-धीरे उसको सीखा, ट्रायल एंड एरर, कुछ चीज़ काम कर रहा था, कुछ चीज़ फेलियर हो रहा था। मैं फ्रस्ट्रेट होके सब कुछ छोड़ रही थी। ऐसे करते मैंने वो सिस्टम पूरा डेवलप किया कि अच्छा, 4 मेजर चीज़ें हैं, आपका फिज़िकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड आपका लाइफ़स्टाइल। चारों को जब आप एक अच्छी तरीके से इसको कंबाइन करोगे, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वही करते करते मेरा खुद का हीलिंग में मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लग गया था। इन सब के बीच में मैम सी हिल्स का आइडिया कब आया? शील्स का आइडिया इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, बट शॉर्ट में बताती हूँ कि आई स्टार्टेड द प्लेटफॉर्म एज़ योगा प्लीज़, बिकॉज़ मैं योगा को बहुत मानती हूँ। एंड मुझे लगता, आई बिलीव इन योगा से ही होगा थ्योरी। सो मुझे लगता है योगा से अच्छा वर्कआउट नहीं हो सकता है। तो उस तरीके से मैंने ना योगा प्लीज शुरू किया था फॉर प्रोफेशनल्स, नॉट गर्ल्स, नॉट बॉयज़, प्रोफेशनल्स। जो कॉर्पोरेट लाइफ में मुझे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसको डील करने के लिए मैंने शुरू किया था एक यूट्यूब चैनल। अभी भी है बट एक्टिव नहीं है, योगा प्लीज़ बोल के आप सर्च कर सकते हो। तो उस यूट्यूब चैनल से हमें बहुत सारा रिक्वेस्ट आना चालू हुआ। तो 2022 में हम लोगों ने क्लासेस देना शुरू किया। फिर 2023 में जाके जब मेरा अपना हीलिंग हो चुका था, मैं काफ़ी अच्छे स्टेज में थी, तब मुझे लगा कि एंडोमेट्रोसिस के ऊपर भी काम करना चाहिए। तब जाके हम लोगों ने योगा प्लीज को ही एंडोमेट्रोसिस प्लेटफॉर्म बना दिया। लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको रीब्रांड करके शी हिल्स का नाम दिया है। मैम पूरे कन्वर्सेशन में आपने कई बार डिस्कशन किया डाइट के बारे में। एंडोमेट्रोसिस में डाइट किस टाइप की लेनी चाहिए? इसकी डाइट्स कुछ अलग भी होती है? ऑफ कोर्स, मान लो एक आग जल रहा है, आप उसमें पेट्रोल डालोगे तो वो आग और बढ़ जाएगा, आप उसमें पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगा। एंडोमेट्रोसिस में डाइट का रोल वही है। एंडोमेट्रोसिस इज दैट आग जो आपकी बॉडी में जल रहा है। अगर आप बुरा खाना डालोगे तो वो पेट्रोल की तरह काम करेगा। ओके। आप अगर अच्छा खाना डालोगे जो एंडोमेट्रोसिस को मैंने सपोर्ट करते हैं कम करने में, तो वो पानी का काम करेगा। सो जो एंडोमेट्रोसिस का डाइट है, एक तो वो बहुत स्पेशलाइज्ड है, प्लस वो बहुत पर्सनलाइज्ड है। जो आपके लिए काम कर रहा है वो मेरे लिए काम नहीं कर सकता है। तो डाइट का एक ह्यूज रोल है। सो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के लिए आपको डाइट के ऊपर रिलाई करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा भी डाइट है जो हर इंसान फॉलो कर सकता है एंडोमेट्रोसिस का? अगर कोई पेशेंट है या सबके लिए अलग ही डाइट है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज सबका नीड अलग है और इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है, सबका खाना पीना अलग है। बट इन जनरल आप अगर ग्लूटेन, कैफीन, अल्कोहल, लैक्टोज, शुगर, ये सब चीज़ को अवॉइड करोगे, वो आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम करता है। आपकी पूरी इंटायर जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट जो आप कभी भुला नहीं सकती हैं? बहुत है,
बट एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, मैं वियतनाम में थी, मुझे इतना पेन हुआ, तब मेरा चल रहा था ये सब चीज़ें, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा थी, मैं रास्ते में बैठ के रो रही थी ओके। and I was so helpless. My husband was also there with me. He was also not able to understand कि क्या चल रहा है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था. बहुत मुश्किल था, and जो मैंने बोला, जो वो गाड़ी चलाता जा रहा था, मैं गाड़ी में फ्रीज हो गई थी. ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग पॉइंट था. एंड वहाँ से मतलब उस टाइम पे ना मेरा ये सिमिलर टाइम लाइन में ही है ये दो चीज़. बेसिकली मेरी बॉडी तब बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो वो दोनों चीज़ मैं ऑनेस्टली मैंने वो सोचते ही ना मुझे डर लगता है, मुझे अभी भी डर लगता है, मुझे खुद के लिए बुरा फील होता है कि आई हैड नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ. तो या मैं अभी क्या कॉन्शियसनेस है पता है, कभी वापस नहीं जाना है उस जगह पे. ओके। सो उसके लिए मैं जो भी करती हूँ, जैसे भी अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि उस जगह पे फिर कभी वापस ना जाऊं. तो वो दो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती. फैमिली पीरियड पेन को लेकर के हमेशा कहती है नॉर्मल है। एंडोमेट्रोसिस के बारे में भी लोगों को अब अवेयर हो रहा है। आप इस फील्ड में काफ़ी दिनों से वर्क कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो रहा है धीरे धीरे, या वही पुराने ही तरीके से अभी भी हैं कि लोग छुपाना है पेन? इट्स अ मिक्स रिएक्शन. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. मेरी एक स्टूडेंट है, वो तमिलनाडु से है, एकदम एक गांव से है, तमिल पौंडीचेरी के पास में एक गांव से वो बिलोंग करती है. उनको तमिल के अलावा कुछ लैंग्वेज नहीं आता है. शी सॉ आवर एड एंड देन शी कॉन्टेक्टेड अस. उनके जो हस्बैंड है वो हर कॉल में रहते हैं बिकॉज ही बिकम्स द ट्रांसलेटर. ओके। आज तक हमारे जितने भी कॉल्स हुए, बिकॉज हमारा तो हर 3-4 दिन में एक कॉल होता रहता है राइट, क्लाइंट्स के साथ. उनका जो हस्बैंड है वो हर कॉल में रहता है. तो हाउ कैन आई से ही इज़ नॉट सपोर्टिव. ही इज़ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन आई हैव एवर सीन दैट वे, कि उनको चाहिए कि अपने वाइफ को ठीक करवाना है. एंड दैट इज़ द रीज़न उनकी वाइफ को एक लैंग्वेज बैरियर है बोल के ही सिंसियरली is there in all the calls. He translates everything for her and he is extremely supportive of this thing. Plus जो टीनेज लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अर्ली ट्विंस में जो लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, उनके पेरेंट्स बहुत अवेयर है इसके बारे में, एंड दे आर रियली ट्राइंग टू गिव द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू देयर डॉटर्स. मैं डॉटर्स इसीलिए बोल रही हूँ कि ये लड़कियों के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं. तो ये तो मैं देख ही रही हूँ ये सब चीज़ें. मेरी एक क्लाइंट की भाई हमेशा उनके कॉल में रहते थे, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि शी हैज़ एनी लैंग्वेज बैरियर और एनीथिंग, बट उनके भाई को रहना था. फ्रॉम इंडिया? या शी इज़ फ्रॉम इंडिया. ओके। जिनकी भी मैं बात कर रही हूँ सब इंडिया से ही मैं बात कर रही हूँ. तो धीरे धीरे अवेयरनेस डेफिनेटली ग्रो हो रहा है. अ, आजकल आपको पता है हमारी जो कोर्स है राइट, दैट्स पैकेज, ओके। लोग एज एनिवर्सरी गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट गर्ल्स को वो पैकेज गिफ्ट किया कर रहे हैं. ओके। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. कब तक टेडी चॉकलेट देते रहोगे लड़कियों को? आई थिंक दीज आर अमेजिंग थिंग्स दैट पीपल आर डूइंग फॉर गर्ल्स. तो डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ रहा है, बट बहुत कम है, इनफ डेफिनेटली नहीं है. और ज़्यादा बात करनी चाहिए और ज़्यादा समझना चाहिए, तब जाके कोई चेंज आएगा. थैंक यू सो मच मैम, हमने इस पॉडकास्ट को कंप्लीट किया. लास्ट में कोई ऐसा मिथ जो आप तोड़ना चाहें? और लड़कियों के लिए तो आप हमेशा कोई ना कोई मैसेज देती रहती हैं, लड़कों के लिए कोई मैसेज जो उस उनके अवेयरनेस को बढ़ाए? बड़ा है. मिथ यही है कि पेन नॉर्मल है. पेन नॉर्मल नहीं है, पेन नॉर्मल नहीं हो सकता है. एंड सर्जरी या फिर प्रेगनेंसी से आपका एंडोमेट्रोसिस ठीक हो जाएगा, नहीं होता है. सर्जरी के बाद भी एंडोमेट्रोसिस वापस आ सकता है. एंड लड़कों के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है कि प्लीज़ अपने अराउंड की जो गर्ल्स है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बहन हो, माँ हो, नॉर्मल फ्रेंड्स हो, उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, उनके साथ जाके ओपनली बात कीजिए. आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए. आपकी बॉडी में ये सब नहीं हो रहा है, आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट
अनलेस अनटिल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विल यू अंडरस्टैंड. सो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आपकी गर्लफ्रेंड से, जो दोस्त है, जो भी है, फीमेल जो भी है आपके आसपास, उनको पूछिए होता क्या है, कैसे हो रहा है, उनको क्या फील हो रहा है. जब आप उसको समझोगे तब जाके आप उसको हेल्प कर पाओगे. सो सही दिस बात इज है। द थिंग फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच मैम. अगर आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो एंडोमेट्रोसिस के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पिन करें कमेंट को. हम मैम से कोशिश करेंगे कि मैम आपके कमेंट का रिप्लाई करें. I will definitely answer all the comments. Please ask whatever is in your mind. लड़कों को भी बोल रही हूँ, लड़कियों को भी बोल रही हूँ, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट में बोलिए, हम लोग सब क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फॉर हैविंग मी.